हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री की बुक को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा अगला क्लास है। अगर इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल घंटी ज़रूर बजाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया गया। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक व्यापार में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का की आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी वंशजों ने सरकार को मजबूर कर दिया वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि ये आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़ कर वे या तो शहर में या दूसरे शहरों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही नहीं था, खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नदियाँ
माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर के बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर के बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़ कर के दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। चित्र में देख सकते हैं कि अमेरिका को रवाना होती अप्रवासियों से लदे जहाज़ का चित्र MW रीडले 1869। और यहाँ पे जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र माइकल फिट्ज़जेराल्ड 1874 में। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह परिस्थितियों और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम किसी औद्योगिक मजदूर करने लगे थे, जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह से नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं, जहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को ला करके बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था, अर्थात नहर बस्ती। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में भी विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तकनीकी की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। आप यहां पे चित्र नंबर 8 में देख सकते हैं कि द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार जो 1851 में
इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहां खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन जाती थी। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर के ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। क्या है? विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। चित्र में देख सकते हैं, मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 1878। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखें और आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा रख करके खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींच करके उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा।
मध्य अफ्रीका में सर हेनरी पॉटन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिंग्विस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा गया था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर के गए थे। उन्होंने वहां जाकर के स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन इलाकों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका समाजवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1871 की बात है। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्रीय और खनिज भंडारों को देख करके इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागवानी, खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, पर जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन द ग्राफिक 1887 की बात है। बिल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विटवाटरशैंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौतों की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। आप चित्र में देख सकते हैं कि यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर, और यह बात 1875 की है, जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। मतलब जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी।
इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ा में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अमेरिका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं को खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित अर्थात गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरे के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारत अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे और जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था और इन परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। ये बंटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। इन पर कर्जा बढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, जो मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल प्रवासी सीलोन और मलाया जाकर के काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे।
इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। चित्र में देख सकते हैं कि त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है। बागानों में यह कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थीं और मजदूरों के पास कानून अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशे अर्थात इमाम हुसैन के नाम पर होशे नाम दिया गया है। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म में भी भारतीय आप्रवासी और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। विद्रोही धर्म अर्थात जिसे जमैका के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया था। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग था। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थीं। उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। चित्र में देख सकते हैं कि शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिता कर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार B.S. नायपाल का नाम सुना है? आपसे कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में ये बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग ने उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपाल कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिच्छू और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। तो चित्र नंबर 16 में देख सकते हैं कि एक अनुबंधित श्रमिक के गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध का ये फॉर्म है। विदेश में भारतीय उद्यमी इसको पढ़ने से पहले एक गिरमिटिया मजदूर की आवृत्ति को जानते हैं।
तो जानते हैं एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती। राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया। उनके स्मरण का एक अंश तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए आप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा ना हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था और उन्हें तरह तरह से सज़ा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती थी। यह स्रोत जो है वाणिज्य उद्योग विभाग आप्रवासन शाखा 1916 से। अब हम समझेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यही से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारी पूरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से इन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था और इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाएं और स्थानीय लोगों की रक्षा करें। फलस्वरूप 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देश में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घट करके 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% तक रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 में 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर के 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक कपड़े पैमाने पर निर्यात होता था।
जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। तो चित्र में आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में कि ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। चित्र में देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। दूसरे चित्र में है कि सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देश के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है जिसमें इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार से मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों के द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। और इसी के साथ यह अध्याय भी क्या होता है, समाप्त होता है। 17वीं सदी के अंत में भारत को विशेष विश्व जोड़ने और व्यापारिक मार्गें, तो सब व्यापारिक मार्गें हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि भारत का जो मानचित्र है कहाँ से कहाँ तक, तो ये भारत है साहब। तो इसी के साथ ये अध्याय तो समाप्त होता है। तो ये महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने मित्र दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे हम अगले क्लास में अगले दिन। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।